हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज 16 जुलाई है। 23 अप्रैल 2026 को यूपी ट्रिपल एससी ने वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक का ये विज्ञापन जारी किया था और इस विज्ञापन में कुल पदों की संख्या 708 है। आवेदन कौन से लोग कर पाएंगे? वही लोग जो इंटरमीडिएट पास हैं लेकिन पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे, वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट दोस्तों बहुत कम समय बचा हुआ है, 20 जुलाई लास्ट डेट है। हालांकि शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन आप 27 जुलाई तक कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट 20 जुलाई मान के चलिएगा। इसके बाद आपको अवसर नहीं मिल पाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप आवेदन करते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, आपकी उम्र आरक्षित श्रेणी में केवल 40 वर्ष है, या फिर अगर आप अनारक्षित श्रेणी से हैं तो 45 साल की उम्र तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। योग्यता पुनः बताता हूं, केवल इंटरमीडिएट यहाँ पर मांगी गई है। और अगर आपने पीटी की परीक्षा दी है तो 25 रुपये देकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि मुख्य परीक्षा के सापेक्ष जब आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो आपको 200 रुपये की फीस और जमा करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो लिखित परीक्षा है और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, दोनों के ही आधार पर आपका चयन किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो आपकी परीक्षा होगी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परीक्षा आपकी 2 घंटे की रहेगी। 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी और इस 2 घंटे में जो पेपर आपको मिलेगा उसमें कुल मिला के 4 खंड होंगे। और ये जो 4 खंड हैं वो इस प्रकार से हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिला के एक ही पेपर होना है, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। सही उत्तर देने पर आपको 1 अंक मिलेंगे। पेपर में 4 भाग होंगे। पहला भाग आपका विषयगत ज्ञान, इससे 50 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक स्तर की गणित और जीव विज्ञान, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या 15 रहेगी। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान 15 प्रश्न। उत्तर प्रदेश स्पेशल 20 प्रश्न। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न होंगे। 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी और जो लोग इस लिखित परीक्षा में पास होंगे फिर उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा, यानी कि 2 तरीके की शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट, दोनों आपको करवाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करें तो आपको आवेदन तुरंत ही करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी हुआ था 23 अप्रैल को। नोटिफिकेशन पुनः मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर सेंड कर दूंगा, आप जाकर देख लीजिए। और आवेदन करना चाहते हैं सो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 20 जुलाई है। और वेतनमान दोस्तों कितना मिलेगा? तो 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये प्रतिमाह तक आपका वेतन रहेगा। पदों की संख्या 708 है। दोस्तों बात करते हैं टीजीटी के विवादित प्रश्नों पर। आज फिर सुनवाई। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक टीजीटी अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों और पाठ्यक्रम के बाहर के सवालों के मामले पर जानकारी प्रस्तुत न होने पर गुरुवार को सुनवाई का निर्देश दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता से मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया है। कोर्ट ने साफ किया कि निर्देश का पालन नहीं किया गया तो आयोग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने आदित्य कुमार सिंह और 17 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में मुख्य रूप से प्रश्न संख्या 3, 11, 12 और 100 के साथ पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए एक प्रश्न को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने बीते सोमवार को सुनवाई करते हुए आयोग के अधिवक्ता को विवादित प्रश्नों के संबंध में निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके पास फिलहाल इस संबंध में कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है। याचियों की ओर से कहा गया कि गुरुवार को यानी कि आज अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन होना है। यदि उनके दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया तो याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी और उन्हें नुकसान होगा। तो कोर्ट ने मामले की गंभीरता और तात्कालिकता को देखते हुए मामले को सुनवाई के लिए गुरुवार सुबह 10 बजे ही सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आयोग के अधिवक्ता 13 जुलाई के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। ऐसा न करने की स्थिति में आयोग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा।
और दोस्तों टीजीटी भर्ती में सत्यापन से वंचित अभ्यर्थियों को मिला अंतिम अवसर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी टीजीटी की परीक्षा 2022 वाली ये 3 और 4 तारीख को करवाई गई थी, 3 और 4 जून को। और अब सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है और फिलहाल 15 विषयों में से 12 विषयों के अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन कार्य पूर्ण हो गया है। लेकिन इस अवधि में कुछ विषयों में कई अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं। तो ऐसे लोगों को आयोग ने एक अवसर दिया है कि 17 तारीख को जो लोग भी अपना डीबी नहीं कर पाए हैं, जिनका भी सत्यापन नहीं हो पाया है, वो 17 तारीख को उपस्थित हो ताकि उनका सत्यापन किया जा सके। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कुल मिला के 3,539 पदों के सापेक्ष जो परिणाम आया था वो 7400 लोग उसमें सफल घोषित किए गए थे। तो मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो बाहर भी होंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि 3539 लोग ही तो अंततः सेलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो लोग अभी तक चूक गए हैं तो उन लोगों को एक अवसर दिया जा रहा है 17 जुलाई को समय पर उपस्थित हो ताकि आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा सके। भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर भरने में त्रुटि से 50,000 से अधिक अभ्यर्थी बाहर। दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश में तो मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये 3 आयोग ऐसे हैं जहां पर अभ्यर्थी ज़्यादातर भर्तियों के लिए निर्भर करते हैं। लेकिन यहीं से खबर ये भी निकल रही है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि ओएमआर सीट ही ठीक से भर नहीं पाते हैं। और ओएमआर सीट जब वो भर नहीं पाते हैं तो इसका खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ता है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आपने देखा कि यूपी टीजीटी में जो कि परीक्षा हुई थी 3 और 4 जून को, इसमें 14,000 लोगों के जो फार्म थे वो रिजेक्ट हो गए। कितने? 14,000। हालांकि 14,000 लोगों के फार्म रिजेक्ट हुए थे तो इसमें से बहुत सारे लोगों ने फिर से दोबारा मूल्यांकन के लिए प्रत्यावेदन दिया, लेकिन इन प्रत्यावेदनों पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार करना संभव नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो लाइन है इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि अगर आप ओएमआर सीट भरते समय अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर है या बाकी जो जानकारियां हैं, अगर वो गलत आप कर देते हैं तो फिर आपकी कॉपी नहीं जांची जाएगी और इसमें आपकी मदद आयोग भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार ओएमआर सीट जमा हो गई तो उसके बाद सारी प्रक्रिया जो है वो मशीन से होती है, उसमें मानवीय हस्तक्षेप होता नहीं है। और आयोग ये कह रहा है कि हम उसमें मानवीय हस्तक्षेप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ हो सकता है कि बाद में उलटफेर हो जाए। सो यहाँ पर प्रशांत कुमार जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार करना संभव नहीं होगा। सो दोस्तों बहुत ध्यान से अपना ओएमआर सीट आप लोग भरा करें, अदरवाइज आपके सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा और इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ही डाल दी जाएगी। तो ओएमआर उत्तर प्रत्येक भरने के लिए प्रवेश पत्र में विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं। इसमें रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका संख्या भरने का तरीका शामिल है। इन निर्देशों के बावजूद गलतियां होने से स्कैनर सॉफ्टवेयर ओएमआर को स्कैन नहीं कर पाता है, अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। आयोग के उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि व्हाइटनर, ब्लेड और रबर का प्रयोग प्रतिबंधित है। गोलों को सही ढंग से काला न करने पर या गलत सूचना भरने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं होगा और इन त्रुटियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस बात की भी प्रैक्टिस करके जानी है कि ओएमआर भरते समय कोई गलती आपसे ना होने पाए, अदरवाइज आपका बाहर होना पूर्णतया तय है और कोई भी सुनवाई नहीं होगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो उत्तरमाला जारी हुई थी अनंतिम वाली, तो उस पर लोगों से आवेदन मांगे गए थे, लेकिन उत्तरमाला पर मांगे गए थे। जानकारी ये मिली कि बहुत बड़ी संख्या में अगर देखा जाए यूपीपीएससी, शिक्षा सेवा चयन आयोग और यूपी ट्रिपल में जनवरी से जुलाई तक 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने ऐसी त्रुटियां की हैं। इनमें हजारों शिक्षक और आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं। और साथ ही साथ अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया था कि सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बाहर हो सकते हैं।
तो फिर ऐसे लोग भी यानी कि ऐसे शिक्षक जो कि शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वो लोग भी गोले भरने में त्रुटि कर रहे हैं और वो लोग भी प्रत्यावेदन दे रहे हैं। लेकिन पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि ऐसा प्रत्यावेदन करना किसी काम का नहीं है, उस पर कोई भी विचार नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने OMR सीट भरने में गड़बड़ी हो जाने पर आयोग में ऑफलाइन आवेदन देकर सुधार के लिए अवसर मांगा है। और यहाँ पर उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि OMR सीट में कुछ कॉलम वह अनजाने में काला नहीं कर पाए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे, कुछ ने विषय चयन में त्रुटि हो जाने, तो कई ने भाषा 2 वाला कॉलम भरना छूट जाना बताया। मामले पर उप सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों को OMR सीट भरने के संबंध में आवश्यक जानकारी पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई थी। OMR सीट का मूल्यांकन स्कैन करके किया जाएगा। इससे मानव हस्तक्षेप नहीं हो सकता क्योंकि इससे शुचिता प्रभावित हो सकती है। नियमानुसार ऐसी OMR सीट का मूल्यांकन नहीं हो सकेगा, भले ही वह शिक्षक अभ्यर्थी है। तो दोस्तों मतलब ये है कि अगर ऐसे लोग जो अपने OMR में त्रुटि कर चुके हैं, अब फिलहाल तो यहाँ पर एक ही बात है कि अगर गलती है तो फिर आपके OMR का मूल्यांकन नहीं होगा। बाकी आप भगवान से प्रार्थना बस कर सकते हैं क्योंकि आयोग ने तो भैया हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। बेसिक शिक्षकों को बीमा का आदेश जारी किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए समझौते के आधार पर अस्थायी और संविदा दोनों प्रकार के शिक्षकों सहित अन्य कर्मियों को बीमा लाभ देने का शासनादेश जारी कर दिया है। तो शिक्षक बन जाइए और कैशलेस आपका भी इलाज होगा। अगर भगवान न करे इसकी जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत पड़ गई तो फिर पैसे आपके नहीं लगेंगे। और PET स्क्रीनिंग और नॉर्मलाइजेशन पर मांगा जवाब। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UPSSC के द्वारा जो PET की परीक्षा करवाई जाती है, तो PET की परीक्षा में जो स्कोर आपका होता है उसी के आधार पर कई बार ऐसा भी होता है कि आप सीधे सीधे परीक्षा के लिए स्क्रीन हो जाते हैं, मतलब बाहर हो जाते हैं। जैसे कि लोअर PCS में आवेदन तो आपने किया होगा, लेकिन जिनका भी PET में स्कोर कम है वो ये मान के चल रहे हैं कि भैया वो लोअर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। भले ही पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोअर की परीक्षा वो दे नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट पहुँचे हैं और उन्होंने ये कहा है कि डायरेक्टली बाहर कर देना ये उचित नहीं है। एक कट ऑफ लगा दीजिए ताकि उस कट ऑफ से ऊपर जो लोग अंक प्राप्त करते हैं वो लोग कम से कम परीक्षा में तो बैठ सकें। परीक्षा में वो फेल होते हैं तो बाहर तो वो हो ही जाएंगे, लेकिन पहले ही बाहर कर देना ये अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि PET का उद्देश्य केवल अभ्यर्थियों की पात्रता तय करना है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन के जरिए इसे स्क्रीनिंग परीक्षा का स्वरूप दे दिया गया है। इससे लगभग 80% पात्र अभ्यर्थी मुख्य भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित हो जाते हैं। अभ्यर्थियों ने यहाँ पर तर्क दिया कि जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, CSAT केवल क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें 33% अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी अगले चरण के लिए पात्र माने जाते हैं। इसके विपरीत UPSSC ने PET में न्यूनतम अर्हता निर्धारित नहीं है और बदलते कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन और श्रेणीवार स्क्रीनिंग के कारण अभ्यर्थियों के साथ असमान व्यवहार हो रहा है। तो कोर्ट ने राज्य सरकार सहित सभी पक्षकारों को PET से संबंधित शासनादेश व नीतियों के साथ जवाब दाखिल करने तथा याचिकाकर्ताओं को 1 सप्ताह में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तो अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर पता होना भी चाहिए कि कम से कम ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल तो हो सकें। CGL 2026 भर्ती की कतार में 31 लाख बेरोजगार। आप दोस्तों जानते हैं कि 2026 में जो CGL की परीक्षा होनी है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की, तो इस बार आवेदन बेशुमार आवेदन है। और फिलहाल SSC की ओर से एक RTI में दी गई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने जो विभिन्न मंत्रालय हैं, विभाग हैं, संगठन हैं, उसमें ग्रुप B और ग्रुप C की पदों के लिए कुल यहाँ पर 31 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। हालांकि पद भी इसमें बहुत शानदार होते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वही एक अनार तो कई लाख बीमार वाली स्थिति है, 1000 या एक अनार 10 बीमार वाली स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, और ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, एक बार आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।